अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 7.12. An LC circuit contains 20 millihenry inductor and a 50 microfarad capacitor with an initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be t equals to 0. Part A, what is the total energy stored initially? Is it conserved during LC oscillations? तो ये बात हो रही है किसी LC सर्किट की जिसमें हमको बोला हुआ है कि कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज है 10 मिली कूलम। यह मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर पर है, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है। और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी 0 होगी और हमको वही एनर्जी बतानी है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी के बराबर है। और ये जो चार्ज है ये मैक्सिमम चार्ज है। चार्ज जो है वो इस तरह से डिक्रीज होता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी से। इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पर ये 0 होगा, cos 0 1 यानी मैक्सिमम चार्ज होगा और मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो टोटल के बराबर होगी, मैग्नेटिक होगी 0। और इसको कहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट हो जाएगी और ये टोटल के बराबर होगी। तो यहाँ बस वैल्यूज डालनी है। हाफ क्यू नॉट मतलब 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 स्क्वायर, क्या क्या आएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन कैपेसिटी दी है 50 माइक्रोफैरेड। 10 टू दी पावर माइनस 6 कैंसिल, 50 इंटू 2 इज 100, 100 अपॉन 100 मतलब 1 जूल। तो यही है इनिशियल एनर्जी जो केवल कैपेसिटर में स्टोर्ड है और वो टोटल के बराबर है। फिर ये पूछा है इज इट कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशंस, तो क्योंकि यहाँ बोला है कि रेजिस्टेंस सर्किट का नेग्लिजिबल है, तो यदि रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। पहले होगी वो कैपेसिटर में, फिर धीरे धीरे स्टोर होगी इंडक्टर में, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में, और टोटल सम दोनों एनर्जीज का ये कांस्टेंट रहेगा कभी भी किसी भी इंस्टेंट पर। जैसे इनिशियली सिर्फ कैपेसिटर में स्टोर थी, इंडक्टर में 0 थी, कुछ देर के बाद पूरी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कैपेसिटर पर 0 रहेगी पर टोटल फिर भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो एनर्जी का डिसिपेशन क्योंकि नहीं हो रहा है तो एनर्जी रहेगी कंजर्व। अब यदि रेजिस्टेंस भी होता सर्किट में तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती, यानी लॉस होता एनर्जी का। तो थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम के बाद पूरी एनर्जी लूज हो जाती, यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और तब ये ऑसिलेशंस कहलाते हैं अनडैम्प्ड। यदि रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर एनर्जी कंजर्व्ड बनी रहती है। फिर पार्ट बी में बोल रहे हैं व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज में यदि फाइंड कर रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेशंस की तो वो होगी 1/2π√LC। अब सब कुछ पता है हमें, पाइज 3.142 और फिर स्क्वायर रूट के अंदर L, इंडक्टेंस दिया है 20 मिली हेनरी और कैपेसिटी दी हुई है 50 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ सब 10 की पावर्स होंगी, 50 इंटू 20 ये भी कितना आएगा 1000 और फिर सब 10 की पावर्स हैं, इजीली ये कैलकुलेट हो सकता है। इसको आप सॉल्व करना, मैं इसका आंसर आपको बतला देता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 159.2 के बराबर, 159.2 हर्ट्ज में। तो ये है उस एलसी ऑसिलेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। जैसे यहाँ बात हुई थी इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज होगा मैक्सिमम, इंडक्टर से करंट होगा 0, जो कुछ एनर्जी होगी वो सिर्फ कैपेसिटर में स्टोर होगी और वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो वो हमको इंस्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि किन इंस्टेंट्स पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। तो इसको हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। तो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर।
ये है पार्ट सी का फर्स्ट। क्या बोला हुआ है कि कौन से इंस्टेंट्स पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है। तो पहले तो ये ध्यान दें कि चार्ज किस तरह से वेरी होता है कैपेसिटर पर। Q इज इक्वल टू होता है Q नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको वेरीफाई करते हैं। T इज इक्वल टू जीरो डाले यदि यहाँ इनिशियली T इज इक्वल टू जीरो, तो ये एंगल जीरो होकर कॉस जीरो वन, यानी चार्ज होगा मैक्सिमम। इंस्टेंट T इज इक्वल टू जीरो पर चार्ज होगा मैक्सिमम। पर ऐसे हमें कई इंस्टेंट्स मिलेंगे, और वो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, Q नॉट को कितना रख देंगे, प्लस माइनस Q नॉट के बराबर, प्लस माइनस Q नॉट के बराबर। क्योंकि जब कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम होता है तभी फिर इंडक्टर से करंट जीरो होता है और टोटल एनर्जी होती है कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। तो Q नॉट डाल दिया है मैक्सिमम, तो Q नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब कॉस ओमेगा टी जब जब प्लस माइनस वन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है स्मॉल टी, उन इंस्टेंट्स पर जो एनर्जी होगी वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। अब ओमेगा टी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो प्लस वन कब होगा, ये जीरो पर, जब एंगल होगा जीरो तब होगा। उसके बाद ये माइनस वन कब होगी, जब एंगल होगा 180 डिग्री, मतलब ओमेगा टी पाई के बराबर होगा। ऐसे कई एंगल्स हमको मिलेंगे। जनरलाइज करके यदि इस ओमेगा टी को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन पाई विद एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। एन की ये वैल्यूज डालने पर, जैसे जीरो डालेंगे तो ओमेगा टी जीरो, कॉस जीरो इज प्लस वन, फिर वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो ओमेगा टी इज कितना आएगा, पाई, एंड कॉस पाई इज माइनस वन। और इसमें से हम स्मॉल टी निकाल लेते हैं, तो स्मॉल टी कितना होगा, स्मॉल टी होगा एन पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है टू पाई अपॉन टी, टू पाई अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड। ये पाई कैंसल आउट, तो ये बन गया एन टी बाय टू। तो इसको सॉल्व करके अब वो सब इंस्टेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। उनको यहाँ लिख देता हूं मैं, कौन कौन से इंस्टेंट्स होंगे वो। फिर स्मॉल टी, पहला इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा, तो इसमें एन की जगह डालना है जीरो, तो स्मॉल टी आया जीरो। फिर वन पुट करना है तो ये आएगा टी बाई टू, टी बाई टू। उसके बाद टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी आएगा। तो इस तरह से कई इंस्टेंट्स ऑफ टाइम होंगे जब टोटल एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। फिर पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में सेकेंड वाले पार्ट में आप पूछ रहे हैं वो कि कब कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी। कंप्लीटली मैग्नेटिक तब जब कैपेसिटर पर चार्ज जीरो और इंडक्टर में करंट मैक्सिमम। करंट जब मैक्सिमम होगा तो करंट फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो करंट आई इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, ये होगा डी डी टी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, यानी ये होगा क्यू नॉट ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो ऐसी इक्वेशन बनेगी करंट के लिए, जिसमें ये करंट होगा मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम करंट। और वही कंडीशन है जब एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली मैग्नेटिक होती है, उसकी कंडीशन यही है कि करंट मैक्सिमम हो। यानी अब इस आई को, जो टी पर डिपेंडेंट ये वाला करंट है, इसको कितना कर दें, इसको यदि हम प्लस माइनस क्यू नॉट ओमेगा कर देंगे तो साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस वन के बराबर, वन के बराबर। अब ऐसा कब कब होता है कि जब साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वन हो। हालांकि पहले आया था माइनस, वो भी ले सकते हैं, या हमको तो वो इंस्टेंट्स मिल जाएंगे ऐसे भी सॉल्व करें तब भी। तब ओमेगा टी कितना होगा, तो उसको जनरलाइज करके यदि आप लिखते हैं, हमको पता है साइन 91 होता है। एक तो एंगल पहला वाला होगा पाई बाय टू, पाई बाय टू या 3 पाई बाय टू होगा उसके बाद, यदि वो माइनस वाला लेंगे। तो इसको जनरलाइज करके लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 2n प्लस वन पाई बाय टू विद n इक्वल्स टू कितना, 0 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा। इसमें से वो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम निकल आएंगे जिन पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी। तो जीरो डालें यहाँ पर तो पाई बाय टू आएगा पहला, पाई बाय टू। अच्छा, हमको तो कैपिटल टी निकालना है,
तो पहले इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, ऐसा लिख लिया। और उसके बाद ये पाई से पाई कैंसल आउट, हमें चाहिए स्मॉल टी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, तो 2n+1 अपॉन 2 ये इधर रह गया है, और इसका हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टी बाय 2, ये 4 बन जाएगा। तो बस वैल्यूज डालते चलें और आंसर फाइंड करते जाएं। तो ये 0 डालेंगे, जब यहाँ पर n की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 सब्सटीट्यूट करने पर ये 1/2, ये t/2, यानी पहला इंस्टेंट आया t/4, ये था 0 जब कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, फिर आएगा t/4 कंप्लीटली मैग्नेटिक, फिर t/2, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए 3t/4, n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करें तो ये हो गया 3/2 और ये 4 बन जाएगा, यानी 3t/4। और इस तरह से ये वो इंस्टेंट्स हो गए जब टोटल एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक है। तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लग गई इसमें। अब पार्ट डी में क्या कह रहे हैं हमसे, पार्ट डी में कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम्स इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब ये पार्ट डी ऐसा पूछ रहे हैं कि किन इंस्टेंट्स पर एनर्जी इक्वली शेयर्ड होगी, मतलब कहने का ये हो गया कि दोनों इक्वल है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन इंस्टेंट्स पर इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि यू ई लिखें और यू बी लिखें मैग्नेटिक एनर्जी को, तो टोटल एनर्जी कितनी होती है वो हम जानते हैं, हाफ Q0² यह टोटल एनर्जी। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये इक्वली शेयर्ड हुई, मतलब किन इंस्टेंट्स पे दोनों इक्वल है, तो इनको इक्वल मानना पड़ेगा। यूबी को भी यूई लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं 2UE, यूई किसी इंस्टेंट पर, और उस इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि चार्ज है कैपेसिटर पर Q, तो क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे हम Q²/C, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 1/4 Q0²/C, C कैंसल आउट, तो Q के लिए ये इक्वेशन आ गया, Q² इज इक्वल टू 1/4 Q0², तो ये तो कांस्टेंट है, या फिर Q इज इक्वल टू Q0/√2 विथ प्लस माइनस साइन, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, Q0 cos ओमेगा टी, ये Q का इक्वेशन होता है, प्लस माइनस Q0/√2, तो ये Q0 कैंसिल होकर ये वो कंडीशन आ गई कि cos ओमेगा टी जब प्लस माइनस 1/√2 के बराबर होगा, उन इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर दोनों एनर्जीज इक्वली शेयर होंगी। तो अब इसको जनरलाइज करके यदि आप लिखते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना, तो ओमेगा टी आप लिख सकते हैं 2n+1 π/4, 2n+1 π/4, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगी, 2n+1 π/4 विद n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। अब वेरीफाई करते हैं इसको, n 0 डाले तो π/4 आएगा, पर हमें जरूरत किसकी है, स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू ओमेगा 2π/t होगा, तो पाई कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ 8 आने लगेगा और t ऊपर चला जाएगा, यानी 2n+1 इंटू t/8 ऐसा बनेगा इसका फॉर्मूला। फिर से बोलता हूँ, ओमेगा कितना 2π/T, 2π कैंसल आउट, कैपिटल T क्रॉस मल्टीप्लाइड, 2 भी यहाँ आ जाएगा, ऐसा बना। फिर n 0 डालेंगे तो पहला इंस्टेंट ऑफ टाइम कौन सा आ जाएगा, इसके 0 रखने पर यह आ जाएगा t/8, फिर रखेंगे हम 1, ये हो जाएगा 3t/8, फिर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 5t/8 एक्सेट्रा। तो ये वो इंस्टेंट्स हैं जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी इक्वली शेयर होती है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हैं। लास्ट में क्या पूछा हुआ था, लास्ट में पूछा था डी में, इफ अ रेजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। तो पूरी एनर्जी हीट के एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी यदि रेजिस्टेंस भी मौजूद है, पर ऐसा होने में
theoretically infinite टाइम लगता है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil of inductance 0.5 Henry and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt 50 hertz AC supply। मतलब बात हो रही है किसी LR सर्किट की, LR सर्किट की बात हो रही है जिसमें हमें इंडक्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और सोर्स का हमको वोल्टेज बताया हुआ है। मतलब VRMS गिवन है हमें, VRMS इज 240 वोल्ट, ये गिवन है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, न्यू या एफ कुछ भी लिख सकते हैं उसे, 50 हर्ट्ज। तो हमको पहले पार्ट में क्या बताना है, मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, मतलब आई नॉट बतलाना है हमें, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जब पीक पूछा होता है तो यहाँ आता है पीक वोल्टेज अपॉन, यहाँ क्या आएगा, एसी सर्किट्स में आता है जेड, पर जेड यहाँ कितना हो जाएगा क्योंकि यहाँ कैपेसिटर नहीं है, तो ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, ऐसा होगा ये। और वी नॉट भी नहीं पता हमको, तो पता है वी आर एम एस, पर वी नॉट होता है आर एम एस वैल्यू का √2 टाइम्स। तो अब सब कुछ आपको मालूम है, यहाँ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी आर एम एस एस 240 √2 अपॉन डिनोमिनेटर में आर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, मतलब 10⁴ ये हो जाएगा, और अंदर ओमेगा कितना होगा, वो होगा 2 पाई और न्यू, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 1/t इज न्यू, 2 पाई न्यू, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज ये आएगा। और क्या आएगा यहाँ एल, इंडक्टेंस दे रखा है 0.5, और इस सब का करना पड़ेगा हमको स्क्वायर, इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 10⁴, और इसे इससे डिवाइड करेंगे। तो थोड़ी मेहनत है, पर इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 1.82 एम्पियर। तो ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट। फिर नेक्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम लैग, टाइम लैग पूछा हुआ है बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। ये पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लैग पूछा है। तो पहले तो इसका फेजर डायग्राम मैं आपको याद दिलाऊं कि यदि ये करंट है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस होता है वो तो इसी डायरेक्शन में दिखा देंगे वोल्टेज फेजर को। ये यदि सर्किट का करंट है तो ये है वी आर, और दूसरा कौन है एल, और उसमें करंट लैग करता है, करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है तो उसको आगे कहीं दिखाएंगे, ये हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये रेजिस्टेंस में। तब फिर पहले हमको मिलेगा इनके बीच में फेज डिफरेंस, मतलब ही इस एंगल का टेंजेंट। तो tan phi कितना हो जाएगा, tan phi हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब VL, ये सब आरएमएस वैल्यूज होती हैं, अपॉन VR, और VL क्या होगा IXL, और VR होगा IR, यानी XL अपॉन R ये आएगा। और XL कितना है, XL है ये जो हमने निकाला था, ये XL है, ये XL मतलब ओमेगा L, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू L, ये हो जाएगा अपॉन R, ये सब वैल्यूज डालेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 अपॉन इंटू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज 0.5 अपॉन रेजिस्टेंस इज 100, तो ये 100 कैंसिल, तो 3.15 इंटू 0.5, और फिर इसका हमको tan इनवर्स भी लेना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व करें, 3.14 इंटू 0.5 तो आ रहा है 1.57, तो 5 हो जाएगा tan इनवर्स 1.57। तब आपको पहले मिलेगा फेज डिफरेंस, तो हमको लेना है tan इनवर्स, या तो आप टेबल से या फिर कैलकुलेटर से काम कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वैल्यूज गिवन होती हैं, तो ये हुआ 57.5। जो एंगल आया है ये किस में आएगा, डिग्रीज में। अब हमको तो चाहिए टाइम लैग, अब टाइम लैग के लिए आपको 11th का जो वेव मोशन है वो थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। आपने वहां फॉर्मूला पढ़ा हुआ है
आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू इंटरवल ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ये हमें चाहिए, ये हमें गिवन है। फेज डिफरेंस है 57.5 पर, ये डिग्रीज में, और इसे होना चाहिए रेडियन में, क्योंकि इस तरफ ये रेडियन में है। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि पाई रेडियन ये होता है 180 डिग्री, यानी 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियन, यानी इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 का, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू इंटरवल ऑफ टाइम। पाई से पाई तो कट गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये हमें पता है 1/t इज 50, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी हमें 1/t, ये 2 तो बचा रहेगा, 1/t इज 50, यानी यहाँ टोटल में आएगा 100, यानी इसके नीचे आ जाएगा 100, यानी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी विल बी 57.5, 57/0.5 अपॉन 180 इंटू 100 भी आएगा यहाँ, ये इसका आंसर होगा, ये आएगा सेकंड में। पहले इसको सॉल्व करें, पहले तो आंसर सेकंड में आएगा 57.5 डिवाइडेड बाई 18,000, 57.5 डिवाइडेड बाय 18,000, तो ये आ गया 3.19 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इसी बात को आप बोल सकते हैं 3.19 मिली सेकेंड। तो ये आंसर हो गया, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। द टाइम लैग मतलब होता है पीछे रहना, तो हमें मालूम है कितना टाइम लगेगा, टाइम लैग पूछा है बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये 7.14, obtain the answers A to B in previous question. If the circuit is connected to a high frequency supply 240 volt 10 kilohertz, hence explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. How does an inductor behave in a DC circuit after the steady state? तो पिछले क्वेश्चन में क्या क्या हमको गिवन था, मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक इंडक्टेंस था 0.5 हेनरी का, और दूसरा था रेजिस्टेंस कितने का, 100 ओम का। मतलब बात हो रही थी किसी एलआर सर्किट की, पर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई थी, 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज की जगह हमने 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगा दिया आरएल सर्किट के अक्रॉस। तो हमको बताना है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर इन अ सर्किट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट, मतलब इंडक्टर काम ही नहीं करता, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ। इसको जस्टिफाई करना है तो हम निकालते हैं मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट के पहले हम निकालते हैं एक्सएल कितना होगा। एक्सएल होता है ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू एल अप टू पाई 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 10⁻³ इंटू इंडक्टेंस हमको दिया था 0.5, यानी ऐसा हो जाएगा। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है, पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, और इसके ज्यादा होने की वजह से ही क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये ओपन सर्किट जैसा काम करेगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 31400, 31400 ओम, बहुत ज्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आप यदि करंट निकालने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम करंट IM, या उसको क्या लिख सकते हैं हम, I0। तो I0 कितना होगा, तो यहाँ आएगा V0, और V0 होगा Vrms√2 अपॉन, यहाँ आता है Z, और Z होगा √R² प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर 31400 का। ये पूरी चीज एक्सेल है, तो Vrms कितना है, वो है 240 इंटू √2
अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। आर कितना है 100, तो 10⁴ यहाँ आएगा, प्लस इसका स्क्वायर 31400, इसका स्क्वायर करना है, 10⁴ उसमें ऐड करना है, फिर रूट लेना है उसका, 240 √2 को डिवाइड करना है इससे। तो ये बहुत कम आने वाला है, ये आएगा 0.011 एम्पियर, मतलब नियरली जीरो। और इसी बात से पता लगता है कि वो इंडक्टर किसी हाई फ्रीक्वेंसी के सोर्स के साथ ओपन सर्किट जैसा काम करता है, यानी काम ही नहीं करता है, करंट को अपने में से जाने ही नहीं देता। यानी यह है लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी के एसी को अपने में से पास ही नहीं होने देता। फिर ये बोला हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। तो हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन डीसी सर्किट। अब डीसी में तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती यानी di/dt ये जीरो होगा, और ये यदि जीरो होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। और वो जीरो हो जाएगा मतलब इंडक्टर अपोज ही नहीं करेगा डीसी को। तो डीसी के लिए वो किस जैसा काम करेगा, डीसी के साथ वो शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा, मतलब इंडक्टर एक कंडक्टर जैसा काम करने लगेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वो ओपन सर्किट जैसा काम करता है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अब ये नेक्स्ट 7.15, a 100 microfarad capacitor in series with a 40 ohm resistance is connected to a 110 volt 60 hertz supply. Part A, what is the maximum current in the circuit? B, what is the time lag between the current maximum and the voltage maximum? तो पहले पार्ट में हमको चाहिए मैक्सिमम करंट। तो यह है कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड का, सीरीज में उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब ये बात हो रही है आरसी सर्किट की। तो आरसी सर्किट का हमको फाइंड करना पड़ेगा इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस जब मिल जाएगा तब हमको चाहिए करंट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन जेड। तो वी नॉट कैसे आएगा, जो ये यहाँ पर मेंशन्ड है 110 वोल्ट, ये तो वी आर एम एस है, तो वी आर एम एस टाइम्स √2 अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी आरसी सर्किट के लिए, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा एक्स सी स्क्वायर, तो 1/ω/c होल स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये हमको मिल जाएगा मैक्सिमम करंट। तो वी आर एम एस कितना है, वी आर एम एस इज 110 वोल्ट इंटू √2 1.414 अपॉन रेजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम, तो 40 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 2π/f या 2π/न्यू, मतलब ये फ्रीक्वेंसी 2π/न्यू/c, और c है 100 माइक्रोफैरेड, और 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 का और मल्टीप्लीकेशन। तो ये पूरा ये जो कुछ आया है ये है 1/ω/c, और इसकी भी स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आने वाला है, आपको आंसर बताता हूँ, ये आना चाहिए 3.24 एम्पियर, 3.24 एम्पियर। तो ये आया है हमारे पास मैक्सिमम करंट, और ये जो वैल्यू है 1/ω/c ये है एक्स सी, इसको आप चाहें तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इज 2π इंटू 60 इंटू कैपेसिटी 100 इंटू 10⁻⁻6। तो एक्स सी को अलग से कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, और तब आएगा आंसर आपका 26.54, 26.54। इसकी करेंगे स्क्वेयरिंग, और इसमें 40 स्क्वायर यानी 1600 ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट। तो थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, पर मेथड उसका ये है। फिर अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं, अगले पार्ट में हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम। तो हमको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं करंट है सर्किट का,
तो वोल्टेज जो आरएमएस वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो कैसा होगा, तो वो होगा लैगिंग। तो ये हुआ वीसी और वी आर इसी डायरेक्शन में होगा, और वी आर और वीसी का रिजल्टेंट ये होगा रिजल्टेंट वोल्टेज। तो आप देख रहे हो कि ये करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज में कुछ फेज डिफरेंस है। अब पहले ये फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। tan phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वी सी अपॉन बेस वी आर, और वी सी क्या होगा, आई एक्स सी, या आई आर एम एस है, और वी आर क्या होगा, आई आर, आई भी कैंसिल आउट। अब एक्स सी की वैल्यू रख दें 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी आर। अब ओमेगा हमको पता है कितना है, 60, 2 पाई एफ में एफ 60 है, इसको पहले 2 पाई एफ लिख लेते हैं, 2 पाई एफ सी आर। अब सब वैल्यूज आपको पता है, एफ कितना है 60 हर्ट्ज, कैपेसिटी 100 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस 40 ओम, ये सब सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये आने वाला है 33.5 डिग्री। हालांकि ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन के साथ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो फाई आ गया आपके पास 33.5 डिग्री। अब ये नेगेटिव नहीं लिखना, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, डायग्राम में हमने दिखाई दिया है कि रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से कैसा है, लैग कर रहा है, तो माइनस साइन के साथ भी इसको लिख सकते थे। तो यहां तक तो आया ये फेज डिफरेंस। अब 11th में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला, वेव्स में आपने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो लगाकर और हमको फाइंड करना है टाइम लैग। तो पार्ट बी में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन T इंटू टाइम इंटरवल, और ये तो हमको पता है 33.5, पर ये डिग्री में है और डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई/180 इज इक्वल टू 2 पाई, 1/T को एफ लिख सकते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, 60 इंटू डेल्टा टी, और हमसे यही पूछा हुआ है डेल्टा टी, तो पाई कैंसिल आउट, और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, 33.5 अपॉन 180 इंटू 2 इंटू 60, फिर से बहुत सारा कैलकुलेशन है, पर उम्मीद है कि आप इसको करेंगे, और सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आने वाला है 1.55 इंटू 10⁻⁻³ सेकेंड, या 1.55 मिली सेकेंड। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं 7.16, obtain the answers to A and B in exercise 7.15 if the circuit is connected to a 110 volt 12 kilohertz supply. Hence explain the statement that a capacitor is a conductor at very high frequencies. Compare this behavior with that of a capacitor in a DC circuit after the steady state. तो क्वेश्चन नंबर 7.15 में अभी हमने किया था जो क्वेश्चन, उसमें कैपेसिटर था 100 माइक्रोफैरेड का और रेजिस्टेंस था 40 ओम का, मतलब वो था आरसी सर्किट। पर पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 60 हर्ट्ज, जबकि यहां पर अब जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है सोर्स की वो है 12 किलो हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और आरएमएस वोल्टेज तो उतना ही है जितना पहले था, कितना दे रखा है वो 110 वोल्ट। तो हमको आंसर ए और बी फिर से फाइंड करना है। ए में हमसे क्या पूछा था, ए में पूछा था हमसे पीक वैल्यू करंट का, करंट एम्पलीट्यूड मतलब आई नॉट, और आई नॉट क्या होगा, वी नॉट अपॉन जेड, और वी नॉट क्या होगा, वी आर एम एस √2, वी आर एम एस हमें मालूम है, और नीचे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा Z, और Z इस सर्किट के लिए कितना होगा, R² प्लस यहाँ क्या आएगा XC², और XC² मतलब 1/ωc², और ओमेगा क्या होता है 2πfc। तो आप इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आप ये बात समझ सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी होने पर कैपेसिटर कंडक्टर जैसा काम करता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। VRMS √2 अंडर रूट
आर स्क्वायर, आर कितना है 40, तो यहां तो आ गया ये 40 स्क्वायर, पर ये 1 अपॉन ओमेगा कितना होगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये न्यू बहुत ज्यादा है 12 इंटू 10⁻³ पहले जो 60 थी अब वो 12 इंटू 10⁻³ हो गई है, और कैपेसिटी 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶, ये पूरी वैल्यू आई है एक्स सी की, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। वी आर एम एस हमको मालूम है, वी आर एम एस कितना है, वो है 110 √2 इज 1.414। तो जब आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपको पीक वैल्यू करंट का मिलने वाला है 3.884 एम्पियर में ये आंसर आएगा। तो ये तो हुआ पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब हमको ये एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट अ कैपेसिटर इज अ कंडक्टर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। अब इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप कि मान लो कैपेसिटर नहीं है, इफ कैपेसिटर या इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर, अभी तो क्या था सी भी था आर भी था, अब मान लेते हैं कैपेसिटर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर, इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर, केवल यदि रेजिस्टेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर। अब यदि हम पीक वैल्यू करंट का निकालें, जिसको मैं बोल रहा हूं आई नॉट डैश, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा वी आर एम एस √2, ये तो आएगा ही आएगा, वी आर एम एस इज 110 वोल्ट इंटू √2 अपॉन, अब यहां आएगा सिर्फ Z क्या बन जाएगा आर, अब कंपोनेंट सिर्फ रेजिस्टेंस रह गया है, तो यहां आएगा 40, और अब वैल्यूज डालकर यदि इसको सॉल्व करेंगे आप 110 √2 अपॉन 40, तो ये भी लगभग इतना ही आएगा, इसकी भी वैल्यू 3.8885 आएगी, यानी आई नॉट और आई नॉट डैश, मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टर जब सीरीज में होता है अक्रॉस 12 किलो हर्ट्ज, तब जो करंट मिलता है वही करंट हमको मिल रहा है कैपेसिटर की एब्सेंस में। इसका मतलब कैपेसिटर है भी यदि प्रेजेंट और यदि हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, तो वो कैपेसिटर का जो XC है, ये दिख रहा है आपको XC बहुत कम होगा, और XC बहुत कम मतलब कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी के की जो सप्लाई है उसको अपोज ही नहीं करता, अपोज ही नहीं करता मतलब इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं वो कैपेसिटर होता है शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किट जैसा वो काम करेगा। तो ये एक्सप्लेन कर दिया हमने। कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट आफ्टर अ स्टेडी स्टेट। अब यदि डीसी की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट का सोर्स, और डीसी में क्या नहीं होती, ये किस डीसी की बात हो रही है, स्टेडी डीसी। तो स्टेडी डीसी की फ्रीक्वेंसी ही 0 होती है, और फ्रीक्वेंसी यदि 0 होगी तो XC कितना होगा, तो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा में आता है 2 पाई न्यू, और फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ 0, भले ही C नॉन जीरो है, C है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, पर ये सब कुछ क्या आएगा, ये सब कुछ 0 होकर 1/0 इज इंफिनिटी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, और यदि वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, क्या बोला है यहां पर, कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में क्योंकि XC इनफाइनाइट हो गया है, इसका मतलब कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा काम करेगा, जबकि AC विद हाई फ्रीक्वेंसी ये कंडक्टर या शॉर्ट सर्किट जैसा काम कर रहा था, पर अब वो ओपन सर्किट जैसा काम करेगा, मतलब करंट ही फ्लो नहीं होगा। इसके इनफाइनाइट होने पर करंट क्या हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा एंड कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन, कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज LCR सर्किट, if the three elements L, C and R are arranged in parallel, show that the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency
obtain the current RMS value in each branch of the circuit for the elements and source specified in question 7.11 for this frequency. तो अब LCR पैरेलल सर्किट की बात हो रही है, पैरेलल LCR सर्किट। तो ये हो गया इंडक्टर L, उसका इंडक्टेंस, फिर ये कैपेसिटर हो गया C, उसकी कैपेसिटी, और ये हो गया रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R। तो अब ये है LCR पैरेलल सर्किट, और इन तीनों को पैरेलल में किस सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है, जिसका RMS वोल्टेज मान लेते हैं V है, RMS वोल्टेज है V, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी है सीरीज LCR सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज LCR सर्किट। तो मैं याद दिलाता हूं आपको, क्या लिखते थे हम उसे, ओमेगा नॉट, ये होता है 1/√LC, इसके बराबर फ्रीक्वेंसी है सोर्स की। F नॉट यदि निकालोगे तो 1/2π√LC हो जाएगा। जैसे इसको मान लो कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, वैल्यूज कहां से लेनी है हमें, क्वेश्चन नंबर 7.11 से। तो उसमें इंडक्टर था 5 हेनरी का, कैपेसिटर 80 माइक्रोफैरेड और रेजिस्टेंस था 40 ओम का। तो यहाँ एल और सी की वैल्यूज डालकर ओमेगा निकालते हैं। तो एल कितना है, एल है 5 और कैपेसिटी है 80 माइक्रोफैरेड, मतलब 10⁻⁻6। तो रेडियन पर सेकंड में आंसर आएगा। तो आगे सॉल्व करें इसे, तो इसका स्क्वायर रूट तो होगा 10⁻⁻3, वो ऊपर चला गया 10⁻³ बनकर। यहाँ क्या आएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट होगा 20। और अब क्या करें, इसको 100 अलग कर लेते हैं इसमें से, और अब 20 से इसको डिवाइड करें तो ये आ गया 50, यानी 50 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है सोर्स की। और इस RMS वोल्टेज के क्रॉस ये तीनों लगे हुए पैरेलल में। हमको शो क्या करना है कि टोटल करंट इज मिनिमम। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये वोल्टेज तो तीनों के क्रॉस आएगा, तीनों एलिमेंट्स के क्रॉस RMS वोल्टेज तो V ही रहेगा, पर करंट डिवाइड होगा, ये पैरेलल की प्रॉपर्टी है। तो मान लेते हैं इसमें करंट है IL, इसमें है IC, और इसमें है IR, और एक फेजर डायग्राम बनाएंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि RMS वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है, पर करंट सेम फेज में हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां बना रहा हूं अब मैं वो फेजर डायग्राम, ये दिखा दिया मैंने RMS वोल्टेज अक्रॉस द ईच एलिमेंट। अब यदि R की बात करेंगे तो R में जो करंट होगा वो तो होगा सेम फेज में, तो ये दिखा दिया उसे IR को। और इंडक्टर में से जो फ्लो हो रहा है RMS करंट IL, वो कैसा होगा, वोल्टेज से वो लैग करेगा, यानी IL को हमें नीचे शो करना पड़ेगा, ये हो गया IL। इसी तरह IC वो होगा लीडिंग, 90 से लीडिंग, ये प्रॉपर्टी तो हमको मालूम ही है। अब IC, IL और IR इन फेजर्स का हमको चाहिए रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट RMS करंट निकल कर आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब 3 वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन फेजर्स को हम वेक्टर मानकर काम करते हैं। तो हमने मान लिया IC लार्जर है, तो IC IL का रिजल्टेंट क्या होगा, IL माइनस IC। इसको ऊपर शो कर दिया मैंने, IC माइनस IL, और फिर IC माइनस IL और IR का रिजल्टेंट चाहिए। फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, फिर डायगोनल देगा हमको रिजल्टेंट करंट। तो I कितना हो जाएगा, तो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से कितना होगा, ये √IC माइनस IL होल स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये है करंट LCR सर्किट का टोटल करंट। तो ये मिनिमम है, ये हमें शो करना है। तो अब यदि हम लिखें IC, तो IC को कितना लिखेंगे हम, RMS वोल्टेज अपॉन XC, ये जो लगाया है सोर्स का RMS वोल्टेज V अपॉन XC। और IL क्या लिखेंगे, तो IL लिखेंगे हम RMS वोल्टेज अपॉन XL। और हमको मालूम है कि एट रेजोनेंस, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है,
तो रेजोनेंस पर XC XL बराबर होते हैं, इसका मतलब IC और IL बराबर होंगे, और IC IL यदि इक्वल है तो उनका डिफरेंस IC माइनस IL ये 0 होगा, यानी मिनिमम होगा, देयरफॉर मिनिमम। और इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट करंट है, टोटल करंट, ये हो जाएगा मिनिमम। तो यदि LCR सीरीज सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला ये सोर्स हो और ये LC और R तीनों पैरेलल में हो तो करंट कैसा होता है, मिनिमम। ये हमने जस्टिफाई कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑब्टेन द करंट RMS वैल्यू इन ईच ब्रांच, मतलब यही पूछे हुए IL IC और IR। तो थोड़ी सी सॉल्विंग लगेगी इसके लिए। IL क्या आएगा, RMS वोल्टेज VRMS, और VRMS कहां से लेना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7.11 से। क्वेश्चन नंबर 7.11 में वो वोल्टेज दिया हुआ था क्या, एसी वोल्टेज था 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, इसी क्वेश्चन में 230 वोल्ट ये था आरएमएस वोल्टेज। तो ये वाला वोल्टेज लेना है, मतलब ये गिवन है 230 वोल्ट, तो बस यहां लेंगे 230 अपॉन नीचे क्या आएगा, यह है IL यानी वी आर एम एस अपॉन XL, और XL क्या होता है, ओमेगा L 2 पाई, फिर क्या आएगा, या फिर सीधे ओमेगा पता है आपको, तो XL होता है ओमेगा L, तो ओमेगा तो सीधे मालूम है, ओमेगा नॉट वो है 50, और इंडक्टेंस है 5 हेनरी का, और इसको सॉल्व कर देना है बस। तो ये सॉल्व करेंगे तो लेस देन 1 आएगा। मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ कितनी आएगी IL की वैल्यू, IL विल बी 0.92 एम्पियर, 0.92 एम्पियर। इसी तरह निकाले हम IC, तो फिर से 230 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, ये हो गया ओमेगा, और C की वैल्यू है 80, पर 80 नहीं बल्कि माइक्रोफैरेड में है, तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और इस सबको भी आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा 0.92 एम्पियर के बराबर। ये दोनों बराबर हैं, हम यहां भी जस्टिफाई कर चुके हैं। फिर IR कितना होगा, IR होगा वोल्टेज 230 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना दिया था क्वेश्चन नंबर 7.11 में, वो था 40, यानी 23/4। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो करंट आने वाला है, करंट आएगा रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट आएगा 5.75 एम्पियर के बराबर, 5.75, और ये टोटल करंट भी होगा, सोर्स से आने वाला करंट भी होगा यही 5.75 एम्पियर का करंट आएगा, रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा, सब आरएमएस वैल्यूज हैं। 5.75 एम्पियर, इन दोनों में से बहेगा तो 0.92 एम्पियर का, पर वो आप देख रहे हैं वो सब्ट्रैक्टिव है दोनों, इसलिए रिजल्टेंट हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।